वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ई लेक्चर सीरीज़ के अंदर हमने थर्ड यूनिट शुरू की थी और हमने थर्ड यूनिट के अंदर क्या पढ़ा था कि जो स्ट्रेटजीज़ के डिफरेंट टाइप्स थे वो क्या थे। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर, वो है कॉर्पोरेट पेरेंटिंग। जैसे नेम से ही क्लियर है कि कॉर्पोरेट पेरेंटिंग इज सपोर्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कि कॉर्पोरेट पेरेंटिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सपोर्ट करता है। तो इसका आंसर इसकी मीनिंग में आपको मिलेगा। कॉर्पोरेट पेरेंट रेफर टू द लेवल ऑफ मैनेजमेंट अबव दैट ऑफ बिजनेस यूनिट एंड देयरफॉर विदाउट डायरेक्ट इंटरेक्शन विद बायर एंड कंपटीटर। कि कॉर्पोरेट पेरेंटिंग क्या होता है, जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट रहते हैं उसमें जो बिजनेस यूनिट्स रहती है उसमें कोई हम इंटरमीडिएट बायर और कंपटीटर को इंक्लूड नहीं करते, हम डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं। तो ये कहलाता है आपका कॉर्पोरेट पेरेंटिंग कहलाता है। अब कॉर्पोरेट पेरेंटिंग के लिए हमें क्या ज़रूरी है, सबसे पहले है फाइनेंशियल कंट्रोल, फिर उसके बाद है आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फिर है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। सबसे पहले फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब ये है कि जो हम जिस स्टाइल से फंड को अरेंज कर रहे हैं उस हिसाब से हमारे फंड्स की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो सही तरीके से चल रही है या फिर नहीं चल रही है। तो इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो शेयर होल्डर हैं उनका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। यदि वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल कंट्रोल है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब ये है कि जो भी हम प्लान बना के पॉलिसी बना के जो काम कर रहे थे, आपको याद हो कि पॉलिसी के अंदर क्या हम इंक्लूड करते थे, पीडीएफ, प्रॉब्लम डिसीजन एंड फंक्शन। कि बिजनेस यूनिट्स के रिगार्डिंग जो भी हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी, वो जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हमें क्या स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है और कैसे हमें उसको कंट्रोल करना है, और उस प्रॉब्लम के लिए जो हम डिसीजन लेंगे और फंक्शन करेंगे उन फंक्शन के लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, उनको हम स्ट्रेटजिक प्लानिंग के अंदर बताते हैं। फिर हम बात करेंगे स्ट्रेटजिक कंट्रोल। स्ट्रेटजिक कंट्रोल का मतलब क्या है कि यदि आपके पास जो रिसोर्सेज थे वो अवेलेबल हैं और आप अपनी कॉम्पिटेंस से उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हो और बिज़नेस के लिए वैल्यू क्रिएट करते हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका स्ट्रेटजिक कंट्रोल कहलाता है। स्ट्रेटजिक कंट्रोल के लिए हमें जो हमारी स्किल्स कॉम्पिटेंस होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम एज ए कॉर्पोरेट पेरेंट यूज़ करते हैं इन सभी को, किसके लिए, चाहे वो बिजनेस का गोल ग्रोथ का हो, तो कहीं ना कहीं हमें ये सभी तीनों, चाहे वो फाइनेंशियल कंट्रोल हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हो, वो हमें हेल्प करता है। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो हम पढ़ रहे थे, इससे रिलेटेड हम ये देखेंगे कि आने वाले जो बिज़नेस पॉलिसी की जो इवैल्यूएशन के फेसेस थे वहाँ पे भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो था 1911 के बाद बिज़नेस पॉलिसी के साथ ही आना हमने शुरू कर दिया था। तब से हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना शुरू कर दिया था। तो एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था। कॉर्पोरेट पेरेंटिंग के अंदर हम यही देखते हैं कि जो हमारा कॉर्पोरेट का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो विदाउट इंटरमीडिएट हेल्प हमारा पूरा हो जाए, हम उसको डायरेक्टली क्या करें, कोऑर्डिनेट करते हुए, इंटरेक्ट करते हुए हम क्या करें, उसको पूरा करें। तो वो कहलाता है आपका कॉर्पोरेट पेरेंटिंग कहलाता है। कॉर्पोरेट पेरेंटिंग के लिए हमें बहुत सारी स्ट्रेटेजी हमने पढ़ी हैं, उन पर बेस हम एक केस स्टडी यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे आप देखें, केस स्टडी ऑन कॉर्पोरेट पेरेंटिंग। रीड द फॉलोइंग केस एंड आंसर द क्वेश्चन एट द एंड। डॉक्टर सुकुमार इनहेरिटेड his father day's lab in 1995 in Delhi. Till 2002 he owned 4 lab in the National Capital Region NCR. His ambition was to burn it into the national chain. The number increased to 7 in 2003 across the country. जो डॉक्टर सुकुमार हैं उन्होंने जो डेज लैब जो थी वो इनहेरिट की थी 1995 में, और 2002 में जो उनके पास 4 लैब थी दिल्ली एनसीआर में, 2003 में ये बढ़ के कितनी हो गई थी, 7 हो गई थी। यहाँ पे जो 7 हुई थी उसमें इंक्लूडिंग था एक्विजिशन ऑफ प्लेटिनम लैब इन मुंबई था, वो इंक्लूडेड था इसमें। द नंबर लाइकली टू गो 50 विद इन 2 और 3 ईयर्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने नंबर ऑफ़ लैब को ईयर बाई ईयर इंक्रीज़ किया। आफ्टर 2 और 3 ईयर वो जो नंबर ऑफ़ लैब जो था आपका वो जो 21 से कितना 50 करने का था। और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, इन्फ्यूज़न ऑफ द 28 करोड़ फॉर 26% स्टेक बाय फार्मा कैपिटल हैज़ इट्स ग्रोथ स्ट्रेटजी। और उन्होंने जो फार्मा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट 28 करोड़ का था, जो स्टैक में 26% था, उसको ग्रोथ स्ट्रेटजी के अंडर लिया था। आगे देखें, द लैब with a revenue of 75 crore is among top 3 pathological lab in India with Atlantic rupees 77 करोड़ एंड पैसिफिक 55 करोड़। कि इन्होंने
जो हमें रेवेन्यू बताया था वो अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग था। येट इट हैज मार्केट शेयर इज़ ओनली 2% ऑफ ₹3500 करोड़ मार्केट शेयर था उनका। द टॉप 3 फर्म्स कमांड ओनली 6% अगेंस्ट 40 एंड 45 बाय देयर काउंटर पार्ट इन द USA। इसके अलावा USA में भी जो इनका जो 3 लैब्स का कमांड था वहाँ पे देयर आर अबाउट 20,000 to 1 lakh standalone lab engaged in routine pathological business in India within a no system of mandatory licensing and registration. That's why Dr. Sukumar has gone for acquisition and joint venture। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि 20,000 से लेके 1 लाख तक की लैब ऐसी थी जो इंडिया के अंदर थी और उनका जो सिस्टम था वो कोई उनका लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन का कोई सिस्टम नहीं था। इसीलिए जो डॉक्टर सुकुमार थे उन्होंने जो एक्विजिशन और जॉइंट वेंचर का प्लान नहीं किया। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था स्ट्रेटजी के टाइप के अंदर कि अपनी जो ग्रोथ स्ट्रेटजी होती है उसको आप इंटेंसिफिकेशन इंटरनली ग्रोथ भी कर सकते हो और एक्सटर्नली ग्रोथ डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने जो एक्सटर्नल के अंदर हम एक्विजिशन वगैरह पढ़ते थे वो नहीं किया उन्होंने। ही डज़ नॉट फाइंड मैनी existing laboratories meeting quality standard. His 6 labs have been accredited national. There on many large hospitals have not thought of accreditation। ये accreditation के रिगार्डिंग बहुत सारी लैब जो थी उनमें से कोई भी एक्रीडेट नहीं थी, जबकि इनकी 6 लैब एक्रीडेटेड थी। द कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट एक्रीडेटेड ऑफ डेज लैब वुड हेल्प इट टू रीच द क्लाइंट आउटसाइड इंडिया। इसके अलावा उन्होंने आगे एक्रीडेशन के लिए जो अमेरिकन पैथोलॉजी एक्रीडेशन से भी उनकी बात चल रही थी। इन डेज लैब द बायोकेमिस्ट्री एंड ब्लड टेस्टिंग इक्विपमेंट आर सैनिटाइज एवरी डे। वहाँ पर सैनिटाइजेशन का बहुत ध्यान रखा जाता था, जो इक्विपमेंट थे उनको सैनिटाइज किया जाता था। द बार कोडिंग एंड ऑटोमेटेड registration of patient do not allow any R&D mix-up. Even routine tests are conducted with highly sophisticated system। ये बहुत अच्छा सिस्टम था उनका, जो टेस्ट जो लेते थे रूटीन टेस्ट उसके लिए। टेक्निकल एक्सपर्टाइज एनेबल देम टू कैरी 650 वैरायटी ऑफ टेस्ट। सेम डे रिपोर्ट आर अवेलेबल रीचिंग बाय 3 PM। यदि दिन के 3 बजे तक यदि रिपोर्ट आ जाती थी तो 650 वैरायटी के जो टेस्ट थे उनकी रिपोर्ट हम यदि 3 बजे से पहले यदि सैंपल आ जाता था उनकी रिपोर्ट हम उसी दिन दे देते थे। लेकिन यदि आपका जो सैंपल 3 बजे के बाद आता था तो उनका जो है रिपोर्ट हम कब देते थे, नेक्स्ट डे 7 AM के बाद, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट डे फॉर सैंपल फ्रॉम 500 कलेक्शन सेंटर एलोकेटेड अक्रॉस द कंट्री। द टेक्नीशियन वर्क राउंड द क्लॉक। Unlike competitors, some services for the collection and reporting is also available. There is a unutilization capacity. Now it is trying to top other segment. 20% of total business come through its main laboratory, which act as a reference lab for many leading hospital. New mega labs are being built in Ancash preclinical and multi-central clinical trial within the India provide postgraduate training to the पैथोलॉजिस्ट। अब इन्होंने बोला है कि बहुत सारी कंपनियां जो इंडिया के अंदर थी वो क्या कर रही थी, वो अपनी लैब्स को बढ़ा रही थी। और यहाँ पे जो अपनी डेज लैब है उसके सामने क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स विज़न, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन विज़न एंड मिशन। What are vision Dr. Sukumar has had time of inherited of days lab as it has been achieved। अब मिशन विज़न क्या होता है, डेज लैब का क्या विज़न था, क्या उन्होंने वो अचीव किया, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो जो मिशन विज़न क्या है, हमने थियोटिकल बैकग्राउंड के अंदर जो इनिशियल टॉपिक थे वहाँ पे हमने पढ़ा था। हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो डॉक्टर सुकुमार ने इनहेरेंट ऑफ डेज लैब किया था उसमें उनके क्या मिशन विज़न थे और उन्होंने अचीव कर पाए या फिर नहीं कर पाए। फॉर ग्रोथ व्हाट बिजनेस स्ट्रेटजी हैज़ बीन अडोप्टेड बाय सुकुमार। ग्रोथ के लिए उन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी ली थी। व्हाट इज़ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर डॉक्टर सुकुमार टू ओवरटेक इट्स कॉम्पिटिटर। क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ ली थी। व्हाट इज़ योर ओपिनियन कुड बी द बिगेस्ट वीकनेस इन डॉक्टर सुकुमार बिजनेस स्ट्रेटजी। क्या आपको डॉक्टर सुकुमार के बिज़नेस में कोई आपको वीकनेस लगती है तो आप बताएं। तो ये क्वेश्चन जो इनको 1 बाय 1 आंसर कर देते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है कि जो इन्होंने पूछा है थियोटिकल बैकग्राउंड पर क्वेश्चन की जो मिशन विज़न क्या है उसका आंसर हम पहले ही कर चुके हैं। फिर भी मैंने आपको बोला था कि जो मिशन होता है वो पाथ होता है और विज़न क्या होता है, डेस्टिनेशन होता है। विज़न के जो कंपोनेंट होते हैं वो होता है आपका, याद हो आपको, TCGP-CA की। टेक्नोलॉजिकल होता है, T से C का मतलब क्या होता है, कस्टमर फोकस होता है। जैसे आप यहाँ देखें
जी का मतलब है जोग्राफिकल होता है, पी का मतलब है प्रोडक्ट होता है, TCGP CA की, CA का मतलब कैपेबिलिटी होता है और KI का मतलब होता है, की का मतलब होता है काइंड ऑफ कंपनी। कि जब हम मिशन विज़न बनाते हैं तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है, क्या हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, कस्टमर फोकस किस पे करना है, जोग्राफी या प्रोडक्ट मार्केट क्या रहेगा, हमारी कैपेबिलिटीज़ हमें क्या ज़रूरी हैं जिनको हमें डेवलप करना है, और किस तरीके की कंपनी हम रन करने जा रहे हैं। तो विज़न था आपका डेस्टिनेशन और मिशन क्या था, उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने का पाथ जो था वो क्या था, आपका मिशन था। पहले विज़न बनता है, देन उसके सपोर्ट में क्या बनता है, मिशन बनता है। मिशन शॉर्ट टर्म होता है और विज़न क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे इन्होंने जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो दूसरा पार्ट पूछा था वो क्या पूछा था कि व्हाट विज़न ऑफ डॉक्टर सुकुमार हैड एट द टाइम ऑफ इनहेरेंट ऑफ डेज लैब, कि डेज लैब के साथ इन्होंने क्या विज़न रखे थे, उन्हें आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। जैसे कि आपको पता है कि ईयर बाय ईयर उनका बिज़नेस बढ़ रहा था, तो उनका यही पर्पज़ था कि मार्केट शेयर को बढ़ाएं और बिज़नेस को आगे करें। तो यही उनका क्या था, विज़न था। कि जैसे आप देखिए डॉक्टर सुकुमार विज़न हैज़ इनिशियल स्टेज वाज टू टर्न हिज वन पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी फ्रॉम इनटू ए नेशनल चैन ऑफ पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज, नेशनल चैन के अंदर आना। सेम टाइम मार्केट शेयर उनका लो था कंपेयर विद एक्सटर्नल था, फिर भी उन्होंने अपने बिजनेस के जो विज़न था कि नंबर ऑफ़ लैब को डेवलप करना और जो अंडर प्रोसेस लैब है उनको भी आगे बढ़ाना, वो उनका विज़न था। दूसरा क्वेश्चन क्या था इसमें, दूसरा क्वेश्चन ये था फॉर ग्रोथ व्हाट बिजनेस स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय द डॉक्टर सुकुमार। जैसा कि आपको बताएं कि जब हम डायरेक्शनल स्ट्रेटजी या आपका कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, इसको हम क्या बोलते हैं, जेनरिक स्ट्रेटजी जो भी होते हैं, उनके अंदर जो अल्टरनेटिव था स्टेबिलिटी ग्रोथ, तो ग्रोथ के अंदर पहला था इंटेंसिफिकेशन, दूसरा था डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि हम अपने इंटरनल सोर्स पर क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, और आपका डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है हम क्या कर रहे हैं, आउटसाइडर के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने आउटसाइडर को तो नहीं लिया था क्योंकि वो जो लैब थी वो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रही थी जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, और जबकि जो डॉक्टर सुकुमार जिस लैब के अंदर वर्क करते थे वहाँ सब चीज़ें सैनिटाइज थी और एक्रेडिटेड लैब थी। तो इसलिए यहाँ पे यही हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ स्ट्रेटजी उन्होंने अडॉप्ट नहीं की थी वो डाइवर्सिफिकेशन थी। उन्होंने मर्जर एक्विजिशन नहीं किया था, उन्होंने क्या किया था, एग्जिस्टिंग बिजनेस पर वर्क किया था, और एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए उन्होंने यहाँ पे दे भी रखा है, देखो, टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑफ डेज लैब हैज़ ऑप्टेड द बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ इंटरनल ग्रोथ रादर दैन गोइंग इन एक्विजिशन एंड जॉइंट वेंचर। उन्होंने जॉइंट वेंचर को नहीं लिया था, इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी को लिया था। द रीज़न फॉर सच स्ट्रेटजी इज़ दैट डॉक्टर सुकुमार डज नॉट फाइंड मैनी एग्जिस्टिंग लेबोरेटरी मीटिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं था उनका। To fund its growth and raise fund, it has also given 26% stake to Pharma Company Limited। तो उन्होंने इंटरनल ग्रोथ को ही सिलेक्ट किया था कि इंटरनल तरीके से हम ग्रोथ करेंगे, हम मर्जर एंड एक्विजिशन नहीं करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर डॉक्टर सुकुमार टू ओवरकम इट्स कॉम्पिटिटर, की क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी डॉक्टर सुकुमार ने अपने कॉम्पिटिटर के रिगार्डिंग ली थी। तो जहाँ पे हम देखें तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में क्या दिया है कि जो उनकी जो लैब थी वो क्या थी, हाईली सैनिटाइज थी। फिर भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर सुकुमार मार्केटिंग स्ट्रेटजी सुपीरियर टू इट्स कॉम्पिटिटर कैसी थी, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ एबल टू इवॉल्व इटसेल्फ एज रेफरेंस लैब फॉर द मैनी लीडिंग हॉस्पिटल्स, कि ये जो लैब थी इस पर मैनी लीडिंग हॉस्पिटल भी क्या करते थे, विश्वास करते थे। तो जो हाई लेवल कस्टमर सर्विस थी इसके अंदर, क्यों प्रोडक्ट मिक्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पे 1650 1650 वैरायटी ऑफ टेस्ट होते थे। क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे जो लेबोरेटरी थी वो एक्रीडेटेड थी, तो क्वालिटी उसमें होती ही होगी जब एक्रीडेटेड है, क्योंकि सैनिटाइज होता था वहाँ। स्पीड की हम बात करें तो जो टेस्ट होते थे उनका सेम डे 3 बजे तक जो सबमिट होते थे उनकी रिपोर्ट आ जाती थी, और जो 3 बजे के बाद होते थे उनकी नेक्स्ट डे 7 बजे तक आ जाती थी। कन्वीनियंस की बात करें तो उनके कलेक्शन सेंटर थे जो घर से भी सैंपल कलेक्ट करते थे। अब यहाँ पे हम देखें तो जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी इनकी बहुत बढ़िया थी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर हम प्रोडक्ट मिक्स, क्वालिटी, स्पीड और कन्वीनियंस की बात की हमने यहाँ पे। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है,
इन योर ओपिनियन व्हाट कुड बी द बिगेस्ट वीकनेस इन डॉक्टर सुकुमार बिजनेस स्ट्रेटजी। डॉक्टर सुकुमार की बिजनेस स्ट्रेटजी में जो वीकनेस आपको देखने के लिए मिलती है वो क्या मिलती है? वीकनेस क्या होती है आपको पता है? इनहेरेंट लिमिटेशन होती है जो हमारे लिए क्या क्रिएट करती है? स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज क्रिएट करती है। इन्होंने मर्जर एक्विजिशन को सेलेक्ट नहीं किया था जो कि इनकी एक वीकनेस बिगेस्ट वीकनेस मानी जाती थी, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी तो थी लेकिन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स करने के लिए उनके पास जो रिसोर्सेज थे वो इंटरनल से पूरे नहीं हो पाए। उनको एक्सटर्नल की हेल्प से मर्जर एंड एक्विजिशन की हेल्प से करना चाहिए था। मैनी ऑफ दिस लैब मस्ट एंजॉय द लॉट ऑफ गुडविल इन देयर रीजन, कि ये जो लैब थी इसका लोगों का ट्रस्ट था, लोगों का फेथ था, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है ना। ऑन द अकाउंट ऑफ साइज एंड अवेलेबल रिसोर्सेज डे लैब कुड इजीली एक्वायर्ड सम ऑफ द लैब एंड बिल्ड देयर नेम, की वो कुछ और लैबों को भी एक्वायर कर सकते थे और अपने नाम से उन्हें चला सकते थे। मतलब उनको कुल मिला के मर्जर एंड एक्विजिशन करना चाहिए था, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये उनकी वीकनेसेस थी। तो इसके अंदर हमने यही पढ़ा कि कैसे हमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को इंक्लूड करते हुए बिज़नेस का जो मिशन विज़न है उसको पूरा करना है। यही अपना क्या कहलाता है, अपना जो कॉर्पोरेट पेरेंटिंग है उसके अंदर हम यही चीज़ें पढ़ते हैं कि जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है, स्ट्रेटजिक कंट्रोल है, उसकी हेल्प से कैसे हम क्या करेंगे, जो बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव उन्हें अचीव करेंगे। चाहे वो फाइनेंशियल कंट्रोल की बात हो, चाहे वो स्ट्रेटजिक प्लानिंग की बात हो, चाहे वो स्ट्रेटजिक कंट्रोल की बात हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।